नमस्ते बच्चों। आज अपना नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम तो आप सब जानते होंगे, कमेंट्स में लिख दो जल्दी से। तो अपना चैप्टर था चैप्टर नंबर 11 चैप्टर का नाम था ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 1, जिसमें हमने एल्कोहल को कंप्लीट पढ़ लिया था। और आज का जो अपना टॉपिक है उसका क्या नाम है बेटा? फिनोल। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? फिनोल। तो इस फिनोल को हम आज शुरू करेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। टॉपिक को एक एक पॉइंट समझ के इसको पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या लिखा है बेटा? मैंने फिनोल लिखा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने एल्कोहल को फिनिश कर लिया था। एल्कोहल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था जो अपनी बुक में दे रखा था। अब बेटा बात करते हैं, फिनोल को शुरू करते हैं। तो फिनोल को शुरू करने से पहले हम कुछ जनरल चीज़ें बात कर लेते हैं, जिससे अपने जब भी हम ये टॉपिक पढ़ें तो हमें ये ईजिली समझ में आ जाए। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है क्या? बेंजीन। आप सब जानते हो इस बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या लिखा बेटा? C6H6। और इस बेंजीन को हम इस प्रकार से बनाते हो, आप बना दिया। अब इतना तो आपके माइंड में रहेगा कि C6H6 को आप क्या कहोगे बेटा? बेंजीन कहोगे। और बेंजीन की स्ट्रक्चर ये संरचना ये रहेगी। इसका मतलब बेटा याद रखना कि प्रत्येक यहाँ एक ये कार्बन है और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब बेंजीन वाले पर कोई भी समूह तभी जुड़ पाएगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी प्रतिस्थापित समूह तभी जुड़ पाएगा जब जहाँ पर वो समूह जुड़े वहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए। तो इस कंडीशन में तो इनकी वैलेंसी पूरी है। तो अगर आप इससे एक हाइड्रोजन बाहर निकालोगे तो क्या कंडीशन आएगी? C6H5 और ये वैलेंसी। अगर इससे एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? C6H5 वैलेंसी। अगर आप यहाँ से कोई हाइड्रोजन बाहर निकाल रहे हो इस संरचना में से, यहाँ जो रिंग वाली वले वाली संरचना है, यदि यहाँ से आप हाइड्रोजन बाहर निकालोगे तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये लाइन हो गई बेटा। इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन की इक्विवेलेंसी फ्री है इसको। तो बेटा C6H5 या ये जो संरचना है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं बेटा? फेनिल। क्या बोलते हैं? फेनिल। तो याद होना चाहिए C6H6 या ये बेंजीन वाले जो भी स्ट्रक्चर बनाए, इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजीन। इससे हमने एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया? C6H5। या यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकाले, एक ही दोनों, कोई अंतर नहीं है, केवल लिखने का तरीका अलग है। क्या नाम दिया? फेनिल दिया। अब बेटा देखो फिनोल शब्द है, उस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है। फिनोल शब्द है, इसके लास्ट में देखो क्या आया है? ओल आया। लास्ट में क्या लिखा? ओल आया है। और बेटा ओल जो अनुलग्न है बेटा, वो किसका होता है? एल्कोहल क्रियात्मक समूह का होता है। तो ये तो आपने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है? ओल होता है। अब देखो यहाँ से एक वैलेंसी फ्री है, तो यहाँ से जो वैलेंसी फ्री हुई है, जहाँ से हाइड्रोजन बाहर गया है वहाँ पर ओल, एल्कोहल वाला समूह कौन सा होता है? बॉन्ड OH, इसको एल्कोहल बोलते हैं। ये समूह आप यहाँ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? C6H5OH। या ये बेंजीन वाले और यहाँ की जो वैलेंसी फ्री है। अब बेटा इस बेंजीन वाले को चाहे आप ऐसे बना दो या ये, इसमें कोई अंतर नहीं है। और इसके ऊपर यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया? OH। तो अभी फेनिल था, फेनिल में मैंने क्रियात्मक समूह एल्कोहल जोड़ दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फिनोल। तो यहाँ से माइंड में बिल्कुल क्लियर रहेगा कि C6H5OH को या बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ाव? OH है। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। क्या कहोगे बेटा? फिनोल नाम दोगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एकदम स्लो पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है अभी अपने पास। तो
माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बेंजीन वाले के ऊपर यदि OH जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फिनोल। अब बेटा इसका मतलब ये नहीं कि इस OH को आप यहाँ जोड़ो, ये 1 2 3 4 5 6 किसी भी कंडीशन में आप मतलब कहीं पर भी आप OH जोड़ दोगे तो नाम क्या रहेगा, फिनोल रहेगा। बस ये नॉर्मली हम ऊपर जोड़ देते हैं, बाकी आप साइड में दाएं बाएं कहीं पर भी इस पर जोड़ सकते हो, लेकिन बेंजीन वाले पर। तो यहाँ से आपके क्लियर हो गई माइंड कि बेंजीन वाले के ऊपर यदि OH जुड़ा हो, बेंजीन वाले के ऊपर यदि OH जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, फिनोल कहेंगे। और या इसको आप क्या बोलते हैं, C6H5OH फिनोल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। अब हम इनके बारे में बात करें, फिनोल क्या है और फिनोल के हम नामकरण की बात करेंगे। तो बेटा फिनोल किसे कहेंगे, तो इसके लिए लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब बेंजीन वाले के एक हाइड्रोजन का, जब बेंजीन वाले के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह, एल्कोहल समूह OH समूह द्वारा होता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, प्राप्त यौगिक फिनोल कहलाता है। जब बेंजीन वाले के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कौन सा समूह है, ये तो था कि C6H6 था, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया और वहाँ क्या जोड़ दिया, OH। तो जब बेंजीन वाले के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा होता है तो प्राप्त यौगिक बेटा क्या कहलाएगा, फिनोल कहलाता है। फिनोल को बेटा हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं, इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं, इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। और बेटा फिनोल को सबसे पहले कोलतार बताता है, तो ऐसे लिख सकते हो कि सर्वप्रथम फिनोल को कोलतार से प्राप्त किया गया। ये कोलतार होता है वो डामर जैसा पदार्थ होता है जो सड़क बनाने के लिए हम काम में ले लेते हैं। तो याद करना कि फिनोल को हमने सबसे पहले किससे प्राप्त किया था, कोलतार से प्राप्त किया था। तो हमने फिनोल के लिए सिंपल से अभी स्टार्ट किया। अब फिनोल का फॉर्मूला बेटा क्या होगा, बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा हो, OH, बेंजीन वाले के ऊपर OH, या इसको आप क्या ले सकते हो, C6H5OH, इसे हम क्या कहेंगे, फिनोल कहेंगे। तो बेटा इतनी सी बातें लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे शुरू करते हैं इसके लिए। मिटा दो बेटा इसको। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। अब बेटा हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोल का नामकरण। किसकी बात करें, फिनोल का नामकरण। तो बेटा फिनोल का नामकरण सीखने के लिए आपको सादा नामकरण में हमें 3 बातें बार बार काम में आएगी, कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहले की क्लासों में भी इस बारे में हमने बात की थी कि ये आपने बेटा क्या बनाया, यहाँ बेंजीन वाले बना दी, यहाँ पर आपने बेटा क्या बना दिया, बेंजीन वाले बना दी। अब देखो बेटा इस बेंजीन वाले पे एक समूह जोड़ा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने कितने समूह जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए। अब सपोज करना कि एक समूह बेटा मैंने यहाँ जोड़ दिया, दूसरा समूह मैंने यहाँ जोड़ दिया,
या मैंने क्या किया, एक समूह यहाँ ऐड किया, दूसरा समूह मैंने यहाँ ऐड कर दिया, और ये व्यंजन वाले हो गए बेटा। एक समूह मैंने यहाँ ऐड किया और दूसरा समूह मैंने यहाँ ऐड कर दिया। क्लियर है? अब बेटा देखो, काउंटिंग तो वहीं से होगी जहाँ मुख्य क्रियात्मक समूह। सपोज करते बेटा एक समूह 1 नंबर पे और दूसरा समूह 2 नंबर पे। यहाँ देखोगे तो एक समूह 1 नंबर पे और दूसरा समूह 3 नंबर पे, और इसमें देखोगे तो एक समूह 1 नंबर पे, दूसरा समूह 4 नंबर पे। तो ध्यान रखना, अगर 2 समूह, एक 1 नंबर पे जुड़ा हो और एक 2 नंबर पे जुड़ा हो, तो साधारण नामकरण में उसको प्रदर्शित करने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? ऑर्थो शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक समूह 1 पर और एक समूह 2 पे जुड़ा हो, तो उन्हें प्रदर्शित करने के लिए हम ऑर्थो ओ शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि एक समूह 1 नंबर पे और दूसरा समूह 3 नंबर पे जुड़ा, एक समूह 1 नंबर पे और दूसरा समूह 3 नंबर पे जुड़ा हो, तो उसे प्रदर्शित करने के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? मेटा शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक समूह 1 नंबर पे और उसके बाद वाला समूह कितने नंबर पे बेटा? 4 नंबर पे। एक समूह 1 नंबर पे, उसके बाद वाला समूह 4 नंबर पे हो, तो वहाँ पर हम मेटा समूह की बात, सॉरी बेटा क्या बोलोगे? पेरा। क्या कहोगे बेटा? पेरा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से रिप्रेजेंट, पी मतलब पेरा। तो ऑर्थो, मेटा और पेरा शब्द का प्रयोग है बेटा केवल हम साधारण नामकरण में करेंगे। कौन से नामकरण में? साधारण नामकरण में करेंगे। IUPAC नामकरण में तो 1 2 3 4 काउंटिंग ही चलेगी। तो उम्मीद है ये बात समझ में आएगी, आ गई होगी और माइंड में बिल्कुल फिट होगी आपके कि 1 2 का रिलेशन है तो ऑर्थो होगा, 1 3 का रिलेशन है तो मेटा होगा, और 1 4 का रिलेशन है तो उसके लिए हम पेरा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं फिनोल के कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ जो अपनी बुक में दे रखे हैं, और उनका साधारण नामकरण, और उसके पश्चात हम उसका IUPAC नामकरण की बात करेंगे। तो इसको बड़ा स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, क्योंकि ये ऑर्थो, मेटा, पेरा वाली बातें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो बेटा आगे बात करें। अब देखो बेटा, हम नामकरण की बात करें। ये OH और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? फिनॉल केवल। अब क्या किया बेटा? OH, इसकी ऑर्थो कंडीशन पे एक CH3 जोड़ दिया। क्लियर बेटा? यहाँ पर OH, इस कंडीशन पे CH3 जोड़ दिया, OH, और यहाँ मैंने एक CH3 जोड़ दिया। 4 कंपाउंड लिख दिए। अब बेटा यहाँ तो मैं लिखूँगा कौन सा नामकरण आपका? साधारण नाम, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, बोर्ड से थोड़ा ऊपर हो गया तो थोड़ा नीचे की तरफ लिख लेते बेटा। तो यहाँ तो हम क्या लिख देंगे बेटा? साधारण नाम, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बेटा IUPAC नाम। क्लियर है? अब देखो बेटा, व्यंजन वाले के ऊपर OH है, सीधा शब्द याद किया था कि क्या कहोगे इसको? फिनोल। बेटा ये फिनोल नाम इतना फेमस हो गया कि चाहे साधारण भाषा में हो या IUPAC भाषा में, फिनोल को हम फिनोल ही बोलेंगे। IUPAC नामकरण की बात करें तो भी हम इसको क्या कहेंगे? फिनोल ही कहते। तो माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फिनोल को साधारण भाषा में भी फिनोल, और IUPAC नामकरण में भी हम इसको क्या कहेंगे? फिनोल ही कहेंगे। अब देखो बेटा, OH मुख्य क्रियात्मक समूह है। OH मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो ये 1 नंबर पे हुआ,
तो इसको कितना नंबर देंगे, 2 नंबर पे। अब आपको पता है 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। CH3 को आप बोलते हो मेथिल, CH3 को क्या बोलते हो, मेथिल। अब देखो 1 और 2 का रिलेशन है, अर्थात ये मेथिल 2 पे है, तो 2 के लिए मैंने कहा 1-2 का रिलेशन है, तो वहाँ आप क्या हो सकते हो, ऑर्थो। क्योंकि बेटा ये तो फिक्स हो गया, बेंजीन वाले पे OH वगैरह वो 1 नंबर पे होगा, तो 2 नंबर पे ऑटोमेटिक क्या मेथिल है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 के लिए ऑर्थो मेथिल फिनोल। क्या नाम दिया, ऑर्थो मेथिल फिनोल नाम दिया। अब देखो बेटा इसमें CH3 1 2 3 3 नंबर पे, इसमें CH3 3 नंबर पे है, तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, मेटा मेथिल फिनोल। क्या नाम दिया बेटा इसको, मेटा मेथिल फिनोल। और यहाँ पर आपका जो CH3 है वो कितने नंबर पे, 4 नंबर पे है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पैरा मेथिल फिनोल, पैरा मेथिल फिनोल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि फिनोल का साधारण नाम फिनोल, IUPAC नामकरण भी क्या होगा, फिनोल होगा। अब देखो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई, CH3 ऑर्थो 1-2 वाला रिलेशन ऑर्थो है, तो ऑर्थोमेथिल या मेटामेथिल, और ये पैरामेथिल फिनोल का फिनोल है। अब बेटा जब हमें इसका कौन सा नाम लिखना है, IUPAC नामकरण, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि IUPAC नामकरण में ऑर्थो मेटा पैरा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, काउंटिंग चलेगी। तो मेथिल कितने नंबर पे, 2 पे, तो 2 मेथिल फिनोल, बस इतना नाम होगा इसका। IUPAC नामकरण में 3 मेथिल फिनोल, और इसका IUPAC नामकरण में 4 मेथिल फिनोल। तो इसका IUPAC नामकरण में आप कह दोगे बेटा 2 मेथिल फिनोल। क्या लिखा बेटा, 2 मेथिल फिनोल। इसके लिए क्या नाम दोगे आप, ये 3 नंबर पे है, तो 3 मेथिल फिनोल, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, 4 मेथिल फिनोल। क्या लिखा बेटा, 4 मेथिल फिनोल। तो इस कुछ कंपाउंड के हमने साधारण नामकरण और IUPAC नामकरण की बात की है, तो बेटा इनका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब देखो बेटा, अब आगे बात करें, कुछ कंपाउंड हो जाएंगे, 3 कंपाउंड है जिनकी हम बात कर लें, इम्पोर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि OH एक का नाम, OH तीन लिख दिए बेटा। इनमें OH 2 है। जब किसी कंपाउंड में OH 2 होते हैं तो आप उसको किस प्रकार का कंपाउंड कहते हो, डाई, क्या लिखा बेटा, यह लिखा मैं, डाई हाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहते हैं बेटा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल है सब में, दो OH। अब देखो बेटा कि अगर दोनों OH ऑर्थो वाली कंडीशन पे जुड़ा हो, यदि दोनों OH किस कंडीशन पे जुड़ा हो, ऑर्थो वाली कंडीशन पे जुड़ा हो, तो उसको हम बोलते हैं बेटा कैटेकोल। साधारण भाषा का नाम है, रट लेना, याद कर लेना कि अगर बेंजीन वाले पर 2 OH ऑर्थो कंडीशन पे जुड़ा हो तो उससे हम क्या बोलते हैं, कैटेकोल। अगर बेंजीन वाले पर दोनों OH, यदि बेंजीन वाले पर दोनों OH कौन सी कंडीशन है बेटा, मेटा वाली कंडीशन पे जुड़ा हो, तो उसको रिसोर्सिनोल बोलते बेटा। क्या बोलते, रिसोर्सिनोल।
नाम लिखा बेटा कि अगर ऑर्थो वाली कंडीशन पे होगा तो केटेकोल कहेंगे, अगर मेटा वाली कंडीशन पे जुड़ा हो तो रिसोर्सिनोल कहेंगे, और यदि उनकी कंडीशन बेटा केसी हो, पेरा की कंडीशन हो, तो उसे हम क्यूनोल बोलते हैं। क्यूनोल, या इसका दूसरा नाम हो जाएगा बेटा हाइड्रोक्यूनोल। हाइड्रोक्यूनोल। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि दोनों OH पास पास है, ऑर्थो वाली कंडीशन पे है, तो नाम क्या देंगे? केटेकोल। अगर मेटा वाली कंडीशन पे है तो उसको हमने नाम दिया रिसोर्सिनोल, और अगर पेरा वाली कंडीशन पे तो क्यूनोल बोल सकते हो, या इसी को हम हाइड्रोक्यूनोन भी कहते हैं। इसके बाद बेटा हम आगे बात करें तो अब हमें इनका IUPAC नाम लिखना है। तो बेटा IUPAC नाम में अगर OH एक होता है तो फिनोल बोलते, अब OH कितने? 2। तो सीधी सी बात है कि जब आप इनका नामकरण करते हो तो हम क्या करें, इस बेंजीन वाले को ऐसे काउंटिंग कर ली। अब दोनों OH समान है तो कैसे भी काउंटिंग कर लो, तो इसको 1 नंबर देंगे तो ये 2 नंबर पे। इसमें क्या होगा, एक OH 1 पे आएगा तो एक 3 पे आएगा, इसमें 1 2 3 4, तो एक 1 पे आएगा तो एक 4 पे आएगा। तो यहाँ से अगर आप इसका नाम दोगे तो बेंजीन है, तो पहले मैंने नाम लिख दिया बेटा बेंजीन, लिख दिया नाम। अब एक 1 पर और दूसरा 2 पे, तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 2, 2 है तो डाई, और OH का अनुलग्न ओल, तो नाम क्या हो गया बेटा? बेंजीन 1 2 डाइओल। क्या नाम दिया बेटा इसका? बेंजीन 1 2 डाइओल नाम हमने इसको दिया है। अब बेटा इसमें भी क्या अंतर है, इसमें 1 3 हो जाएगा, और इसके नामकरण में क्या हो जाएगा? 1 4। क्या हो जाएगा? 1 4। तो इसका आप नाम दोगे तो क्या नाम होगा? बेंजीन 1 3 डाइओल। और इसका नामकरण देंगे तो बेटा नाम क्या होगा? बेंजीन 1 4 डाइओल। क्योंकि OH का अनुलग्न क्या होता है? ओल होता है। कितने हैं? 2, और कितने कितने नंबर पे वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो उम्मीद है बेटा ये चीज़ें समझ में आ गई होगी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सीधा क्वेश्चन इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केटेकोल का IUPAC नाम लिखो। तो केटेकोल का IUPAC नाम लिखने के लिए पहले संरचना आनी चाहिए, संरचना के बाद हम उसका IUPAC नाम लिख पाएंगे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में 2 OH समूह है, एक वाला ऑर्थो, एक मेटा और एक बार पेरा की बात है। तो बेटा इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपकी इच्छा हो। उसके बाद बेटा हम आगे बात करें इसके बारे में। तो बेटा आगे बात करें, इसके बाद बेटा ये फिनोल का नामकरण था जो मैंने आपको बता दिया, और मुझे उम्मीद नहीं लगती कि यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके होगी। अब बेटा हम बात करें फिनोल बनाने की विधियाँ। ध्यान रखना बेटा, फिनोल की जो रासायनिक गुण है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो सबसे ज़्यादा टफ पड़ेगा आपके। तो हम शुरू से एकदम इजी लेवल पर लेकर चलते कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो बेटा अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिनोल बनाने की विधियाँ। क्या लिखा बेटा? फिनोल बनाने की विधियाँ। अगर बाई चांस अक्सर थोड़े कटते तो मैं बोल रहा हूँ फिनोल बनाने की विधियाँ, ठीक है बेटा। अब विधियों में भी आप 2 विधियाँ पढ़ोगे। एक तो पढ़ोगे प्रयोगशाला विधि, और एक पढ़ोगे औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड। तो बेटा प्रयोगशाला विधि का मतलब तो होता है कि हम अपनी लैब के अंदर वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो पहले हम प्रयोगशाला विधि की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 में लिख रहा हूँ बेटा, कौन फर्स्ट है इसमें? प्रयोगशाला विधि।
और प्रयोगशाला विधि के अंदर पहली मेथड आएगा, वो आएगा बेटा आपका बेंजीन डाई एजोनियम लवण से। क्या लिखा है? बेंजीन डाई एजोनियम लवण से। तो अब बात करें बेटा कि फिनॉल बनाने की विधि की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी देखिए प्रयोगशाला विधि, और उसमें नंबर 1 हमने डाला बेंजीन डाई एजोनियम लवण से। तो बेटा आपने इसी चैप्टर में, इस चैप्टर से पिछले वाला चैप्टर आपने पढ़ा था हेलोएल्केन वाला, मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनाया था। याद हो तो एनिलीन से बनाया था, याद होगा बेटा। लेकिन बहुत से बच्चे का चेहरा नज़र ऐसा आता होगा कि वो कुछ पूछ लिया तो भूल गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, समझना और फिर मुझे का आंसर देना। क्योंकि बहुत से बच्चों ने अपनी माइंड में मानसिकता कर ली कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद ही नहीं होती, हम पढ़ते और भूल जाते हैं। आपने वो छोटी सी कहानी सुनी होगी हाथी वाली, कि एक छोटा सा हाथी का बच्चा होता है, छोटा होता है, और पास में एक बांस का पेड़ लगा होता है। बांस का पेड़ जानते होंगे, पौधा मानते हो आप। तो उस हाथी ने, छोटे हाथी ने अपनी सूंड से उस बांस के पौधे को उखाड़ने की कोशिश की, वो नहीं उखाड़ पाया। उसने 2-3 बार और कोशिश की, और वो छोटा था तो वो दिल्ली कोशिश करता उस बांस को वहाँ से उखाड़ कर फेंकने की, और वो नहीं उखाड़ पाया। तो उसके माइंड में ये बात बैठ गई कि मैं इस बांस के पौधे को उखाड़ के नहीं फेंक सकता यहाँ से। अब कालांतर में हाथी क्या हुआ, धीरे धीरे हाथी बड़ा हो गया। लेकिन हाथी जब उस पेड़ के पास से निकलता तो उसको कभी भी उखाड़ने की कोशिश नहीं की। अब तो हाथी बड़ा हो चुका, क्योंकि उसके माइंड में ये बात सेट ही हो गई कि एकदम फिट बैठ गई कि मैं इस बांस के पौधे को यहाँ से उठा के उखाड़ नहीं फेंक सकता। जबकि बेटा अब तो वो बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया है तो वो उसको आसानी से वहाँ से उखाड़ के फेंक सकता है। लेकिन उसने अपनी साइकोलॉजी में क्या सेट कर लिया कि मैं इस बांस के पौधे को नहीं उखाड़ फेंक सकता, क्योंकि मैं बचपन में उसको नहीं फेंक पाया तो मैं अब भी नहीं फेंक पाऊँगा। वो की वो बात बेटा आपके माइंड में आपके अब की बात है। समझ में आ रहा होगा मेरा कहने का मतलब क्या है, कि हमने अपनी माइंड में ये मानसिकता कर ली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ते बोल जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते ही बोल जाएंगे, तो बेटा वो याद कहाँ से होगी आपको। इस कहानी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि उस हाथी ने बचपन में ही अपने माइंड में कर लिया कि मैं इस पेड़ को उखाड़ नहीं फेंक पाऊंगा, तो बाद में भी उसने कोशिश नहीं की। लेकिन बेटा अगर आप कोशिश करोगे, कंटिन्यू बने रहोगे, तो ज़रूर आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद आएगी। जैसे ही मैं शब्द बोलूँगा वो का वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। अगर बात अच्छी लगी हो तो इस बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो इस चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल वाले आइकॉन पे क्लिक कर दें, कि जिससे जब भी मैं ऑनलाइन क्लास पे आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब आते बेटा अपने वापस टॉपिक पे। लेकिन कहने का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। अगर हम कोशिश करेंगे और अपने हम प्रयास करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि हमें थोड़ा टाइम लग जाए। तो अब हम बात करें तो क्या लिखा मैंने, बेंजीन डाई एजोनियम लवण से हम इस बार क्या बनाएंगे, फिनॉल बनाएंगे। तो हमने क्या किया था उस पिछले वाले चैप्टर में, एनिलीन की क्रिया NaNO2 + HCl से करवाई थी, और वहाँ पर मैंने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाया था, याद है। और उससे फिर मैंने सैंडमायर और गार्टमान अभिक्रिया पढ़ी थी। चलो कोई बात नहीं, हम वापस अपने इसी टॉपिक पे आते हैं, कहीं आपकी कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज लिखनी है इसके लिए कि जब बेंजीन डाई एजोनियम लवण के, क्या लिखा है, जब बेंजीन डाई एजोनियम लवण के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटा, क्या होगा, तो फिनॉल प्राप्त होता है।
तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही होगी कि बेंजीन डाई एजोनियम लवण के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम लवण, इसके रूप में मैंने ले लिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या याद होगा आपको, बेंजीन वलय के ऊपर, बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा हो, N2 और वहाँ क्या जुड़ा हो, Cl। क्या लिखा है, बेंजीन वलय के ऊपर N2 और क्या जुड़ा वहाँ Cl। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब बेटा मैंने क्या बोला, इसका जलीय विलयन मतलब जल होगा, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, जल का मतलब H2O, और H2O को हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, HOH। क्लियर है। और इसको मैंने क्या किया, गर्म किया। अब समझ गए होंगे त्रिभुज के निशान का मतलब केमिस्ट्री में क्या माइंड में क्या होना चाहिए, गर्म करना होता है। अब इसको समझने के बाद जो कंटिन्यू बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनकी तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए कि सर इसमें बनेगा क्या। बिल्कुल साफ स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से H, HCl बाहर, N2 क्या हुआ, गैस के रूप में बाहर चला गया, N2 है वो गैस के रूप में बाहर चला गया। तो इस बेंजीन वलय के ऊपर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस बेंजीन वलय के ऊपर यहाँ जोड़ दिया OH और यहाँ लिख दिया N2 और यहाँ क्या हो गया HCl। क्या बन गया बेटा, फिनोल। क्या बन गया बेटा, फिनोल बन गया। और किससे बनाया था आपने, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। किससे बनाया बेटा आपने, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। तो बेटा बताओ कोई प्रॉब्लम आई। तो पहली विधि सिंपल है, ये प्रयोगशाला में लैब के अंदर भी आप ये कर सकते हो कि फिनोल बनाने की हम प्रयोगशाला विधि पढ़ रहे हैं, उसमें नंबर 1 हमने क्या लिखा है, बेंजीन डाई एजोनियम लवण से। तो बेंजीन डाई एजोनियम लवण के जलीय विलयन को क्या किया आपने, गर्म किया तो फिनोल प्राप्त हुआ। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिया, इसका मतलब बेंजीन वलय के ऊपर N2Cl, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर, N2 गैस के रूप में बाहर चली गई। तो ऊपर क्या जोड़ दिया, OH। तो बेंजीन वलय के ऊपर जब OH जुड़ेगा तो उसे आप क्या कहोगे, फिनोल कहोगे। गैस के रूप में N2 और HCl बाहर चली गई। तो फिनोल बनाने की ये पहली विधि थी। किससे बनाई आपने बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम लवण से। तो उम्मीद है कि इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब बेटा हम दूसरी विधि की बात कर लें, नंबर 2 है बेटा वो आपकी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा आपने इतनी देर में। तो अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा किसकी, नंबर 2 मेथड। नंबर 2 पर हम बात करें तो नंबर 2 पे आपका बेटा विधि आएगी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। अब बेटा जो बेंजीन तो आपने जानते हो, बेंजीन वलय होगी। सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मूला पढ़ाया गया कहीं पे आपने पहले की क्लासों में, पढ़ा है बेटा? तो कमेंट्स में लिख दो जल्दी से क्या होता है। हाँ बेटा आप कमेंट्स में जब भी आप लिखते हो मैं समझ जाता हूँ शब्द क्या लिखे हैं, कि मात्रा ऊपर नीचे लिखे हो कि वो लिखते समय फॉर्मूला कैसे लिखे, तो वो देखते समझ में आ जाता है आपने लिखा क्या है। तो ये टेंशन ना लिखिए कि लिखते समय गलती हो जाए तो समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल समझ जाऊँगा बेटा। तो सल्फोनिक अम्ल के लिए अगर आपको याद हो तो ये तो हुआ बेटा बेंजीन, तो थोड़ा सा नीचे लिख लिया आपको समझ में आ जाए यहाँ पे। ये तो बेटा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ना बेटा, सल्फोनिक अम्ल। तो सल्फोनिक अम्ल का मतलब बेटा SO3H, SO3H, इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इसकी बात करेंगे तो बेटा होता क्या है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया किससे,
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। अब एक कंपाउंड बता रहा हूँ, रट लेना, आगे बार बार काम में आएगा। देखो बेटा, ये बेंजीन वाले, ध्यान रखना बेंजीन वाले पे ये OH जुड़ा हुआ, कभी भी ये OH ऐसे अलग हो जाए तो यहाँ से OH अलग होगा तो यहाँ प्लस का निशान आएगा, और प्लस का निशान का मतलब है ये बनता है फेनिल धनायन। बड़े पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं बनता है, इसलिए स्टेबल नहीं है, इतना ना समझ लीजिए स्टेबल नहीं है तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनती है। तो होता क्या है कि जब भी अगर ये टूटेगा तो ये यहाँ से टूटेगा, इसका मतलब जो फिनोल है, फिनोल से क्या बाहर जाएगा, H जाएगा, H बाहर जाएगा तो O पे माइनस का निशान आता है, इससे हम बोलते हैं बेटा फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। रट लेना बेटा, क्योंकि आगे जब फिनोल के भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिनोल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, और यहाँ तक फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना भी हमें पढ़नी है। तो फिनोल के ऊपर O जुड़ा और केवल माइनस का निशान हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन। तो जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर एक सोडियम का परमाणु जुड़ जाता है, इसे हम बोलते हैं सोडियम जुड़ गया तो नाम हो गया सोडियम फिनोक्साइड, नाम हो गया सोडियम फिनोक्साइड। अब इस सोडियम फिनोक्साइड की क्रिया हम किसी अम्ल से करवा देते हैं, जैसे तनु HCl से, तो हमें फिनोल प्राप्त हो जाता है। लिख रहा हूँ बेटा, एकदम इजीली हम समझेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें आपके नहीं आएगी। तो फिनोक्साइड का याद रखना कि बेंजीन वाले के ऊपर O माइनस हो तो उसे फिनोक्साइड बोलते हैं। तो अब लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है, जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड बनता है, जिसका क्या लिखा है, सोडियम फिनोक्साइड बनता है जिसका अम्लीकरण, मतलब किसी अम्ल से क्रिया अम्लीकरण करने पर फिनोल प्राप्त होता है, जिसका अम्लीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है बेटा, आपको फिनोल प्राप्त होता है। अब देखो बेटा, बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, SO3H बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो गया, SO3H। अब बेटा इसकी क्रिया मैं करवा रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और इसके 3 अणु लिख रहा हूँ, NaOH NaOH NaOH। बेटा यहाँ गौर से समझने की कोशिश करना कि गलती ना हो। NaOH के मैंने 3 अणु लिखे। अब आप सबने ये सुना होगा Na2SO3, किसके बारे में, Na2SO3 के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ से 2 Na बेटा और यहाँ से ये SO3, क्या बाहर गया, माइनस Na2SO3। क्लियर बेटा। अभी कोई इधर कि यहाँ से H, यहाँ से एक H और यहाँ से 2 OH, समझ जाओ क्या बाहर गया, माइनस 2H2 बाहर चला गया। अब क्या बच गया बेटा, ONA, तो O जोड़ो फिर Na जुड़ेगा, तो क्या हुआ, बेंजीन वाले के ऊपर आपका क्या जुड़ गया, ONA। बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ गया, ONA। क्या नाम दिया बेटा इसको, सोडियम फिनोक्साइड। अब इसकी क्रिया मैंने तनु HCl के साथ करवा दी, HCl, तनु HCl। तो बेटा यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर चला गया, इस H को मैंने यहाँ जोड़ दिया, इस H को मैंने यहाँ जोड़ दिया,
तो बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ गया, OH, और ये आपका क्या बन गया, फिनोल, और NaCl यहाँ से बाहर चला गया। तो बड़ा रिएक्शन समझ में आ गया होगी, फिर से रिपीट कर दूँ, सबसे मेन यही समझना है। सल्फोनिक अम्ल की क्रिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई, कितने अणु, 3, NaOH, 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 तो बाहर क्या जाता है, Na2SO3, तो यहाँ से 2 NaSO3 बाहर चला गया, फिर OH, OH, H और H, 2 जल के अणु बाहर चले गए। इसके बाद ONA को जोड़ दिया तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, और फिर HCl के साथ क्रिया करवाई तो फिनॉल बन गया। तो बेटा ये फिनॉल बनाने की दूसरी विधि थी। उम्मीद है बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका, कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके ना हो। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसके बाद, तो पहले मिटा लेते हैं इसको। इसके बाद बेटा बात करें आगे, तो ये आपने फिनॉल बनाने की कितनी विधियां पढ़ी है, 2 विधियां। फिनॉल बनाने की 2 विधियां पढ़ी है, तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बेटा। इसके साथ बेटा आपके जितने भी साथी हैं उन सबको कहें कि अभी स्कूल खुलने में थोड़ा सा टाइम है, सर ने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, तो इसको बच्चे आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। और कंटिन्यू अभी अपनी 15-20 दिन स्कूलें नहीं खुलती है, तो तब तक अपनी ये क्लास इस प्रकार से कंटिन्यू चालू रहेगी। इसी के साथ बेटा मैं आज की क्लास यही समाप्त कर रहा हूँ, और किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए हैं, उस पर आप मुझे मैसेज कर देना। इसके साथ बेटा आज की क्लास समाप्त है।